अभी आपने हाईएस्ट एक क्लाइंट से कितना अमाउंट चार्ज किया है एक फॉरेन क्लाइंट से? इट्स $5,000 रिटेनर। सो पेड एड में अभी आपने एड स्पेंड टोटल कितना क्या होगा अप्रॉक्स? टोटल $5 मिलियन से ऊपर हो चुका है अभी। स्टार्टिंग में एक फ्रीलांसर है, उसको अपना पहला क्लाइंट लेकर आना है, तो उसके लिए क्या क्या मेथड होंगे? हाय एवरीवन, वेलकम टू एबीएस विशाल मीडिया पॉडकास्ट। मेरा नाम है एबीएस विशाल और मैं पिछले 5 साल से मीडिया इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहा हूँ। आज हमारे गेस्ट है अनूप पांडे। अनूप एक एजेंसी रन करते हैं, इन्होंने मल्टीपल इंटरनेशनल क्लाइंट के साथ में काम किया है। एक सेकंड बिजनेस भी रन करते हैं जिसके अंदर डिजिटल प्रोडक्ट को सेल करते हैं। और आज हम डिकोड करने वाले हैं कि इन्होंने अपनी एजेंसी को जीरो से और स्केल कैसे किया, और फ्रीलांसर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि क्लाइंट कैसे लेकर आना है, और ये अपने कई सारे सीक्रेट्स को भी डिकोड करने वाले हैं एजेंसी के। सो हाय अनूप, वेलकम टू पॉडकास्ट। थैंक यू विशाल फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर पॉडकास्ट एंड मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। कई सारे वैल्यूएबल इंसाइट्स को जो भी मैंने अपने पास्ट 6 इयर्स की जर्नी में सीखा है वो यहाँ पर आपके ऑडियंस के साथ शेयर करने के लिए। अभी आपने हाईएस्ट एक क्लाइंट से कितना अमाउंट चार्ज किया है एक फॉरेन क्लाइंट से? इट्स $5,000 रिटेनर। ज़्यादातर ऑडियंस आपको जानती है, लेकिन कुछ ऐसी भी ऑडियंस है जो आपको नहीं जानती है, तो उनके लिए आप शॉर्ट में अपने इंट्रोडक्शन दीजिए कि आप क्या करते हैं और बताइए। ओके, सो मेरा नाम अनूप पांडे है और मैं एक डिजिटल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी रन करता हूँ। इसके साथ साथ कुछ डिजिटल प्रोडक्ट और एक हमारा स्टैमरिंग फ्री लाइफ इंस्टीट्यूट करके भी एक काम हम लोग करते हैं ऑनलाइन। इसके साथ साथ मतलब मैंने एजुकेशन की बात करेंगे तो मैं बीटेक किया हूँ। वो बीटेक के बाद मतलब खुद की एफर्ट से और यहाँ पे इंटरेस्ट था तो मैंने फ्रीलांसिंग की जर्नी शुरू की और फिर आज ये कर रहा हूँ। तो आपने बताया कि आप एक एजेंसी रन कर रहे हैं, इसके साथ में डिजिटल प्रोडक्ट सेल करते हैं, और एक थर्ड बिजनेस क्या बताया आपने? ये बेसिकली एक स्टैमरिंग फ्री लाइफ इंस्टीट्यूट है, यानी कि जो लोग स्टैमरिंग फेस करते हैं, यानी कि बोलने में हकलाहट होती है, तो उससे रिलेटेड हमारा एक इंस्टीट्यूट है जहाँ पर हम उनको वॉइस थेरेपी की हम लोग ट्रेनिंग देते हैं, स्पीच थेरेपी की ट्रेनिंग देते हैं हम लोग। आपकी एजेंसी में आप क्या सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं? मोस्टली हम लोग 2 ही सर्विस पे फोकस्ड हैं, एक है पेड मीडिया और ऑर्गेनिक मार्केटिंग। बट मेजर क्लाइंट हमारे पास 80% पेड मीडिया के ही आते हैं, फेसबुक ऐड, गूगल ऐड एक्सेट्रा। ऑर्गेनिक में कैसा होता है कि सोशल मीडिया हैंडल करने वाला वर्क होता है या फिर किस तरीका? हाँ, तो इसमें मतलब हम लोग कुछ पैकेजेस बनाते हैं अपने क्लाइंट के लिए, तो मतलब सोशल मीडिया हैंडल करना होता ही है। इसके साथ साथ कई सारे क्लाइंट्स का वीडियो एडिटिंग का भी टास्क होता है और उनके कंटेंट क्रिएशन का भी होता है। उसमें मतलब पैकेजेस होते हैं, कुछ को स्क्रिप्टिंग से लेके एडिटिंग तक का चाहिए होता है, फिर उनको सोशल मीडिया मैनेज करना होता है, एंगेजमेंट भी उनको चाहिए होता है, फिर कई सारी चीज़ें वो लोग करते हैं। तो हम उसमें 3 लेवल का पैकेज बनाते हैं और फिर उस अनुसार हम क्लाइंट को सेल करते हैं। सो आप डिकोड कर सकते हैं कि आपकी जो दोनों सर्विस हैं, एक आप पेड ऐड चलाते हैं और एक ऑर्गेनिक पे काम करते हैं। सो पेड ऐड में अभी आपने एड स्पेंड टोटल कितना क्या होगा अप्रॉक्स? टोटल $5 मिलियन से ऊपर हो चुका है अभी। अरे वाह, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो स्टार्टिंग में जैसे नॉर्मली क्या होता है कि क्लाइंट लोगों को नहीं मिलते हैं, और आपने भी जब स्टार्ट किया होगा तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती है क्लाइंट लेने में, तो वो जर्नी कैसी थी और पहला क्लाइंट कैसे मिला आपको? ओके, सो मेरा भी जर्नी ऐसे ही शुरू हुआ। और स्टार्टिंग का मतलब क्या होता है कि जब भी कोई व्यक्ति फ्रीलांसिंग शुरू करता है तो उनको पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जो उस व्यक्ति का ग्रोथ होता है वो एक्सपोनेंशियल ग्राफ का होता है, यानी कि एक लेवल तक वो एकदम स्टीप चलता है, अचानक से ऊपर उठता है। तो सिमिलरली मेरे साथ भी हुआ। स्टार्टिंग में मतलब मैं अर्निंग होती थी भाई 5,000 6,000, कोई मतलब दोस्त के थ्रू कहीं कोई मतलब बोल देता था कि ये कैनवा से डिज़ाइन बना दो, ऐसे करके कुछ काम मिल जाते थे। उसके बाद फिर मैंने जो पहला क्लाइंट एक्विजिशन किया वो ऐसे किया कि मैं एक दिन थोड़ा सा ऐसे डिमोटिवेटेड सा था, क्योंकि मैं बीटेक कर रहा था, वहाँ पे कोडिंग करना होता है और मुझे कोडिंग उतनी अच्छी लगती नहीं थी। तो फिर मैं वहाँ पे मुझे डिसाइड करना था कि अब या तो कोडिंग छोड़ूं और पूरी तरीके से इस पर फोकस करूं, या मतलब वहाँ पे मुझे उस दिन डिसाइड करना था। तो मैंने डिसाइड किया ये कि अब मैं कुछ दिनों तक क्लाइंट एक्विजिशन का प्रोसेस फॉलो करूँगा। क्लाइंट मिलते हैं तो काम करना शुरू करूँगा, नहीं तो फिर मैं कोडिंग पे आके जाऊँगा प्लेसमेंट के लिए, क्योंकि मेरे पास लोन वगैरह भी था। तो क्या किया, मैं यूट्यूब देख रहा था और मैंने एक यूट्यूबर को देखा जिसके लगभग 6 लाख सब्सक्राइबर थे यूट्यूब पे,
बट उसके इंस्टाग्राम पे 5,000 से कम फॉलोअर थे, मतलब उसका इंस्टाग्राम एकदम इनएक्टिव था। तो मैंने उसको यही मेल लिखा, बेसिकली इसको प्रोस्पेक्टिंग मेथड बोलते हैं। मैंने उसको मेल लिखा कि मेल का सिंपल सा ये मेल का बॉडी था कि आपका इंस्टाग्राम मतलब आपका यूट्यूब पे बहुत अच्छी फैमिली है, बट वो मतलब अभी के टाइम पे ऑडियंस को डाइवर्सिफाई करना बहुत ज़रूरी है। तो इंस्टाग्राम पे भी आपको मतलब अपना एक ऑडियंस बेस बनाना चाहिए, और इसके लिए मैं आपकी हेल्प करूँगा। आपका जो यूट्यूब का एग्जिस्टिंग कंटेंट है उससे मैं शॉर्ट्स वीडियो कट करूँगा, बाकी कराउजल्स जो होते हैं मल्टी इमेज और सिंगल इमेज और मोटिवेशनल टाइप के पोस्ट में आपके वीडियोस से और आपके उससे बनाऊँगा, ताकि आपको कुछ करना ना पड़े। बस मैं आपके वीडियो से उसको करके आपको वो टास्क फुलफिल करके और आपके इंस्टाग्राम को ग्रोथ दूँगा। तो मैंने ऐसे करके उसको मेल पुट किया, और उसके बाद उसका रिप्लाई आया, और मैंने फिर उससे मीटिंग किया तुरंत, और फिर वो मेरा पहला क्लाइंट क्लोज हुआ उस तरीके से। ओके, सो उस टाइम पे क्या चार्ज लिया था आपने? उस टाइम पे भी ऐसा था कि पहले थोड़ा थोड़ा आइडिया था, पर उस टाइम पे भी ऐसा था कि क्राउजल का 200 रुपीज़ चार्ज किया था, और उसने फिर बाद में कंटेंट राइटिंग भी दिया था, तो 30 पैसे पर वर्ड पे कंटेंट भी लिखता था मैं उसके लिए, और वीडियो एडिटिंग का मैं 300 रुपये लेता था एक शॉर्ट्स का। कि फिर आपने पेड एड्स में गए और ऑर्गेनिक के अंदर गए ना? बेसिकली क्या था कि पेड एड्स की जर्नी ऐसे शुरू हुई कि हम लोग मतलब मेरा खुद का एक स्टार्टअप था। मतलब मेरी जर्नी अगर एकदम शुरू हुई तो ऐसे हुई कि एक बार मेरा एक दोस्त था, तो वो कुछ कपड़े ख़रीद के लाया और उसको कपड़े सेल करने थे। तो लाया, लेकिन वो दुकान नहीं लगा पा रहा था, और उसमें प्रॉब्लम आ रही थी, वो फुटपाथ पे ही लगाना चाह रहा था ऐसे। तो उस समय फेसबुक मार्केट प्लेस पे ऑर्गेनिक रीच होती थी, तो मैं उसका हेल्प करने के लिए मैं सोचा कि लाओ उसका मैं मार्केट प्लेस पे लिस्ट करता हूँ, क्या पता उधर सेल आ जाए। और मैंने लिस्ट किया, और पहले दिन ही 5 शर्ट उसके मार्केट प्लेस से बिक गए, लोकल का एक आदमी आके ले लिया। तो उसके बाद मैं देखा कि तो उस समय मैं देखा कि हाँ इसमें तो अपॉर्चुनिटी है। फिर मैं एक्सप्लोर किया यूट्यूब पे जाके कि कैसे और मार्केट प्लेस से मतलब पैसा अर्न कर सकते हैं। थोड़ा आइडिया था, चीज़ें थोड़ा थोड़ा करता था मैं, मतलब उसी समय ये सब क्यूरियोसिटी आई थी हाउ टू अर्न ऑनलाइन करके। तो मैंने ये जाके टाइप किया कि हाउ टू अर्न ऑनलाइन फ्रॉम मार्केट प्लेस। तो वहाँ आते मुझे मीशो के बारे में पता चला। तो मीशो से मैंने एक मतलब कई सारे प्रोडक्ट मैंने वहाँ पे लिस्ट किया, पर एक मेरे को वहाँ पे विनिंग प्रोडक्ट मिला जूते का। तो जूता मतलब वहाँ पे मैंने लिस्ट किया, और वो मतलब लगातार 3 महीने तक ऑर्गेनिक 6,000 रुपये 8,000 10,000 तक का मेरे को वहाँ से प्रॉफिट दे रहा था पूरा। उसके बाद नहीं देने लगा, और बाकी और कोई प्रोडक्ट लिस्ट करता था तो नहीं हो रहा था सक्सेसफुल। तो फिर मैं थोड़ा सा वहाँ से देखा बूस्ट करने का, बूस्ट भी किया। तो बूस्ट किया तो तुरंत मेरा वो बैन हो गया पेज ही। उसके बाद फिर मैं यूट्यूब पे सारी चीज़ों को देखा, तो वहाँ से पहली बार मेरे को पेड मीडिया के बारे में पता चला। उसके बाद मैं एक दोस्त के साथ अपने मिल के हमने एक हेल्थ टेक स्टार्टअप भी शुरू किया था। तो वहाँ पे मतलब काफ़ी ज़्यादा मतलब वहाँ पे ऐड रन किए। उसके बाद फिर फ्रीलांस क्लाइंट उठाना शुरू किया, और फिर एजेंसीज़ के लिए काम किए, और फिर खुद का एजेंसी शुरू किया। किस तरीके से ऐड रन होते हैं, या फिर एक बार आप पूरा कॉन्सेप्ट समझाओ कि किसी को एंटर करना है इसमें तो क्या क्या चीज़ होनी चाहिए, कितना अमाउंट होता है, कैसे स्पेंड होते हैं? ओके, सो देखिए फेसबुक ऐड चलाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, और अभी के टाइम पे तो मैं एजेंसी रन कर रहा हूँ, तो आई फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू फाइंड अ गुड मीडिया बायर। तो आई कैन से कि किसी को फेसबुक एड्स में एंटर करना है तो दिस इज़ अ वेरी गोल्डन टाइम, खासकर इंडिया में तो बहुत गोल्डन टाइम है। तो बहुत सिंपल सी चीज़ें होती हैं। सबसे पहले साइकोलॉजी समझना होता है कि एड्स आखिर रन क्यों हो रहा है। तो उसमें मेन चीज़ होता है कॉपी ऐड की जो कॉपी होती है वो लिखने आना चाहिए, और क्रिएटिव को ऐसा हमको डिज़ाइन करना होता है, ऑफ़र ऐसा बनाना होता है, और हुक ऐसा रखना होता है कि ऑडियंस उसको मतलब उसका अटेंशन जाए ऑडियंस का, और प्रोडक्ट को मतलब ऐसा बनाना होगा, और ऐसा मतलब कॉपी वगैरह लिखना चाहिए कि वो चल सके। उसके बाद फिर वही नॉर्मल फेसबुक का सेटअप होता है, जो फेसबुक मेटा ऐड मैनेजर में जाके आपने बताया कि आपको ऐड कॉपी बनानी होगी उसमें, तो उसके अंदर जो क्रिएटिव है उसमें अभी एक वीडियो ऐड बनाएं, या फिर जो क्राउजल वाला रहता है, या फिर और किस तरीके, या फिर अपने जो लीड फॉर्म वाला होता है, कि किस चीज़ पे ज़्यादा परफॉर्मेंस आपको देखने को मिली है अच्छा, या कैसे आप रिकॉग्नाइज करते हो कि किस चीज़ कौन सी वर्क करेगी, किस तरह का क्रिएटिव? हाँ, तो देखिए ये टोटली डिपेंड करता है ऑब्जेक्टिव के ऊपर या प्रोडक्ट के ऊपर। तो जैसे कि हम लोग स्टैमरिंग का, हमारा जो स्टैमरिंग फ्री लाइफ इंस्टीट्यूट है, उसके लिए जो हम लोग ऐड रन करते हैं वो लीड फॉर्म का होता है।
तो बेसिकली वहाँ पे लीड फॉर्म का होता है। लेकिन अभी कोई व्यक्ति ई कॉमर्स ऐड रन कर रहा है तो वहाँ पे उसको सेल ऑब्जेक्टिव का ऐड चलाना होता है। तो उसी तरीके से क्रिएटिव भी डिफरेंट मतलब क्या हमारा प्रोडक्ट है उसके अनुसार डिसाइड होता है। मोस्टली वीडियो ऐड बहुत अच्छे परफॉर्म करते हैं, फेसबुक एड्स और क्राउजल सिंगल इमेज ऐड और क्राउजल ऐड भी बहुत अच्छा परफॉर्म करता है नॉर्मली भी, और रिटारगेटिंग के लिए भी, और वीडियो ऐड भी परफॉर्म करता है। कहीं कहीं ऐसा होता है कि नहीं ज़रूरत होता, लेकिन वीडियो ऐड से हम अपने प्रोडक्ट के बारे में जो मैसेज है उसको बहुत अच्छे से कन्वे कर सकते हैं। तो वही चीज़ है, तो अपने प्रोडक्ट को समझ के उसके अनुसार क्रिएटिव बनाना होता है ताकि ऑडियंस को हम अच्छे से अपने प्रोडक्ट के बारे में बता सकें कि क्यों हमारा प्रोडक्ट तुमको लेना चाहिए। और उसके बाद जो हमारा मतलब ऑब्जेक्टिव है, यानी कि जैसा भी हमारा प्रोडक्ट है, अगर किसी को सेल्स चाहिए तो उसको सेल्स के ऊपर ऐड चलाना चाहिए, अगर किसी को लीड फॉर्म चाहिए तो उसको लीड के मतलब लीड ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करके ऐड चलाना चाहिए। कोई सिर्फ मतलब ट्रैफिक के लिए ऐड चलाता है तो वो ट्रैफिक के लिए चला सकता है। तो लाइक डिफरेंट ऑब्जेक्टिव है और वो प्रोडक्ट के अनुसार डिसाइड होते हैं। सो यदि कोई एक फ्रीलांसर है और वो प्रमोट कर रहा है अपनी सर्विसेज को, या फिर वो प्रमोट कर रहा है अपना एक डिजिटल प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल किसी का थंबनेल का एक बंडल है और उसने एक लैंडिंग पेज बना रखा है, तो इन दोनों सर्विसेज को यदि ऐसा कोई क्लाइंट आता है तो क्या प्रोसेस होगी आपकी? देखिए, आपने दो चीज़ पूछा। पहला तो अगर किसी को अपनी सर्विस सेल करना है तो सर्विस सेल करने का दो तरीका है। सिंपल, या तो वो लीड फॉर्म डाल सकता है फेसबुक पे, वहाँ पे जो लीड आता है फिर उससे वो बात करके उसको मीटिंग पे बुलाए, दैट इज़ वन सिंपल वे। इसके अलावा वो एक चीज़ ये भी कर सकता है कि वो अपना एक लैंडिंग पेज बनाए जहाँ पे अपना क्रेडिबिलिटी डाले कि मतलब बेसिकली वो पोर्टफोलियो वेबसाइट टाइप का हो, और वहाँ पे फिर वो 1-to-1 कंसल्टेंसी टाइप का वहाँ पे वो डाल सकता है। उसके बाद वो कैलेंडरली लिंक दे सकता है। तो इस तरीके से मतलब क्वालिटी लीड उसको वहाँ पे आएंगी। तो इस तरीके से वो अपनी सर्विसेज के लिए ऐड चला सकता है। और बात रही डिजिटल प्रोडक्ट की, तो डिजिटल प्रोडक्ट के लिए तो सेल्स ऑब्जेक्टिव का ही ऐड चलेगा। और अभी के टाइम पे मतलब वी आर टेस्टिंग, तो ऑर्डर बम्प बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं। तो सेल्स ऑब्जेक्टिव से हमको उसका ऐड चलाना चाहिए डिजिटल प्रोडक्ट का। तो वही है, मतलब ऐड कॉपी और ऐड क्रिएटिव हमारे पास अच्छा होना चाहिए। फिर उनका जो प्रोडक्ट है उसके अनुसार हम लोग ऐड का ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद फिर कैंपेन लॉन्च करनी होती है। कैंपेन्स के अंदर ऐड सेट होते हैं, ऐड सेट के अंदर एड्स होते हैं। और बेसिकली बहुत सिंपल होता है। कैंपेन में ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट किया जाता है, ऐड सेट्स में जो उसका इंटरेस्ट होता है, जो उसकी टारगेटिंग होती है, ये सारी चीज़ें होती हैं, और एड्स के अंदर हमारा जो क्रिएटिव और कॉपी है ये होता है। तो इस तरीके से ऐड बनाना होता है। ब्रीफ में लोगों को आइडिया हो गया कि किस तरीके से आप किसी क्लाइंट के लिए सर्विस प्रोवाइड करते हो। अब इसमें फिर आप एक एजेंसी चार्ज कैसे करती है? कुछ कमीशन होता है या फिर किस तरीके से होता है? देखिए, अभी मेरे नेटवर्क में कई सारे लोग हैं। कुछ लोग परसेंटेज बेसिस पे चार्ज करते हैं, परसेंटेज ऑफ एड स्पेंड के बेसिस पे चार्ज करते हैं। कुछ लोग फिक्स चार्जेस करते हैं, कुछ लोग फिक्स प्लस परसेंटेज ऑफ एड स्पेंड करते हैं। तो इट टोटली डिपेंड ऑन हिज एजेंसी, वो अपनी क्रेडिबिलिटी बना के कितना अच्छे से अच्छा मतलब क्लाइंट से चार्ज कर सके और क्लाइंट को भी वैल्यू प्रोवाइड करे। तो ये उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसे चार्ज करता है। ओके, सो अभी आप कैसे, आपकी एजेंसी कैसे करती है? अभी मैं मतलब अभी तक टू बी ऑनेस्ट अभी तक सिर्फ मैंने एक क्लाइंट से फिक्स प्लस परसेंटेज बेसिस पे काम किया। बाकी हम फिक्स चार्ज ही रखते हैं जो कि मंथली बेसिस पर होता है। स्टार्टिंग में एक फ्रीलांसर है, उसको अपना पहला क्लाइंट लेकर आना है, तो उसके लिए क्या क्या मेथड होंगे कि वो आउटबाउंड लेके आए या फिर इनबाउंड के लिए स्टार्टिंग में मेहनत करे, सोशल मीडिया पर प्रेजेंस बनाए, क्या मेथड होंगे? देखिए, सोशल मीडिया पर प्रेजेंस बनाना बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो आई वुड रिकमेंड कि जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, इवन उसको आउटबाउंड भी जाना है तो उसको अपनी प्रोफाइल अच्छे से बिल्डअप कर लेनी चाहिए, क्योंकि प्रोफाइल एक हिसाब से पोर्टफोलियो का काम करता है। तो वहाँ पे इसको क्या करना चाहिए कि स्टार्टिंग में इनबाउंड तुरंत नहीं आएगा, क्योंकि तुरंत तो कंटेंट से इतने ज़्यादा चलते नहीं। तो उसको यूज़ करना चाहिए। लिंक्डइन का यूज़ कर सकता है, फेसबुक का यूज़ कर सकता है, और कई सारे प्लेटफॉर्म हैं। मेरा रिकमेंडेशन होता है कि एक किसी प्लेटफॉर्म को पकड़ना चाहिए और वहाँ से उसको आउटबाउंड करके, चाहे ईमेल लिख के, चाहे उसको मैसेज भेज के, इस तरीके से फोकस करना चाहिए। साथ में कंटेंट बनाते हुए अपना प्रोफाइल भी बिल्ड करना चाहिए, ताकि फ्यूचर में इनबाउंड भी आना शुरू हो जाए। तो स्टार्टिंग में एक फ्रीलांसर है जिसने सिर्फ ऐड चलाना भी थोड़ा बहुत सीखा है,
और उसके पास खुद का भी कोई प्रोडक्ट नहीं है जिस पर वो टेस्ट कर सके, या फिर इसमें इस वाली सर्विस के अंदर थोड़ा आपको कैपिटल की भी ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे में क्या स्ट्रेटेजी होगी कि वो सीख भी सके प्लस क्लाइंट का नुकसान भी नहीं कर सकता कि वो ले और क्लाइंट्स और फिर इस तरीके से सर्विस नहीं दे पाए? सही। देखिए, इस केस में आई ऑलवेज रिकमेंड कि सबसे पहले स्टार्टिंग में सीख लेना चाहिए। मतलब कुछ चीज़ ऐसी होती है जो हम बिना सीखे भी कर सकते हैं, मतलब लेकिन ऐसा है कि बिल्कुल आता ही नहीं है और मतलब अंधेरे में हाथ पैर चलाना, ये मैं थोड़ा नहीं रिकमेंड करता। तो स्टार्टिंग में ही करना चाहिए, सबसे पहले ट्यूटोरियल्स वगैरह देख के चीज़ें करें। उसके बाद हम जो भी सीख रहा है उसको थोड़ा सा मतलब अपने सीनियर को ढूंढना चाहिए, कोई हो जो चला रहा हो, या कई सारी एजेंसी जो इंटर्नशिप प्रोवाइड करती हैं, तो कुछ टाइम के लिए इंटर्नशिप कर लेना चाहिए। या नहीं तो फिर थोड़ा सा पैसा लगा के और कुछ अपना प्रोडक्ट लॉन्च करके वहाँ से भी सीख सकता है, या सोशल मीडिया पे भी कई सारी चीज़ें हैं जो प्रमोट कर सकता है। तो इस तरीके से पहले उसको थोड़ा तो सीख जाना चाहिए। अब हाँ, ये है कि कई सारी चीज़ें चलाते चलाते ही आती हैं, तो वो बाय द टाइम व्यक्ति सीख जाएगा, लेकिन एटलीस्ट टारगेटिंग कैसे करनी है, ऑप्टिमाइजेशन कैसे करना है, इतना तो बिगिनिंग में आना चाहिए, क्योंकि अदरवाइज ये एथिकल नहीं रहेगा। हाँ, लेकिन उसके बाद कई सारी एडवांस चीज़ें होती हैं, जैसे स्कैनिंग में कभी कभी दिक्कतें आती हैं लोगों को, तो वो क्लाइंट लेने फिर धीरे धीरे सीखते जाएगा, लेकिन एटलीस्ट बेसिक चीज़ें आनी चाहिए। और अभी आपने क्या देखा है कि और एजेंसी या मार्केट में आपको लगता है कुछ ऐसा चल रहा है, डार्क चल रहा है, या कुछ गलत कर रहे हैं लोग एजेंसीज? क्योंकि मैंने सुना है कि जैसे फॉर एग्जांपल बहुत बार क्या होता है कि क्लाइंट ऐसा मिलता है जिसको कोई प्रोडक्ट है उसको सेल करवाना है, और वहाँ पर वो जो उनका परसेंटेज होता है या फिक्स अमाउंट होता है उसे ले लेता है, रिजल्ट नहीं आता क्लाइंट के लिए। तो मार्केट में कुछ ऐसा चल रहा है कुछ? हाँ, देखिए, ये बेसिकली ये क्लाइंट को इसके लिए फोकस करना चाहिए कि जिस व्यक्ति को वो हायर कर रहे हैं उनके बारे में चेक कर लेना चाहिए। जैसे कि मैं अपने क्लाइंट से पैसे मतलब चार्ज कर रहा हूँ, दैट मीन्स आई शुड गिव वैल्यू। तो कई सारे लोग, जैसे अभी आपने बोला, कुछ ऐसे फ्रीलांसर होते हैं जिनको नहीं आता है फिर भी वो क्लाइंट ले लेते हैं। तो ऐसे केस में मैं बोला कि उनको चीप क्लाइंट लेने चाहिए या कहीं इंटर्नशिप कर लेना चाहिए, इस तरह से नहीं काम करना चाहिए। और अगर हम $3,000 $5,000 का अगर हम क्लाइंट ले रहे हैं, तो पहली बात तो वो जो व्यक्ति $5,000 दे रहा होगा वो छोटा काम नहीं करा रहा होगा, वो बड़ा काम करा रहा होगा, तो बिगिनर के लिए तो वो नहीं है। और ऐसे केस में जाना अनएथिकल है। तो जो भी व्यक्ति मतलब ज़्यादा चार्ज, मतलब एजेंसी अगर ज़्यादा चार्ज मांगती है तो मांगना भी उसी को चाहिए जो जिसके पास रिजल्ट्स हो, जिसके पास प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड हो। तो उसको ये चीज़ चेक करना चाहिए कि जो व्यक्ति मांग रहा है, जो एजेंसी इतना मुझसे चार्जेस मांग रही है, क्या वो एक्चुअल में उसके पास है वो सारी चीज़ें कि नहीं। हाँ, बिल्कुल सही है कि आप जब कोई क्लाइंट है वो पहले रिसर्च करे एजेंसी के बारे में, देखे कि उनके क्या रिजल्ट रहे हैं। बिल्कुल। और आपका डिजिटल प्रोडक्ट का बिजनेस भी है, तो उसमें आपने किस तरह के डिजिटल प्रोडक्ट सेल किए हैं? बेसिकली मेरे पास एक मेन जो डिजिटल प्रोडक्ट था वो था हस्तरेखा.org। ये एक पामिस्ट्री का कोर्स था जो कि प्री रिकॉर्डेड कोर्स था, नो फेस इन्वॉल्व। तो इस पे हमने मतलब क्रिएटिव्स बनाए थे, इमेज क्रिएटिव और वीडियो ऐड क्रिएटिव्स बनाए थे, और फिर हम ऐड रन करते थे फेसबुक पे और उसके थ्रू सेल्स लाते थे। ओके, सो किसी को डिजिटल प्रोडक्ट के बिजनेस के अंदर एंटर करना है तो क्या क्या किस तरह के डिजिटल प्रोडक्ट्स होते हैं? देखिए, डिजिटल प्रोडक्ट कई तरह के होते हैं, बट किसी को भी डिजिटल प्रोडक्ट बनाना है तो उसके पास एक बहुत सटीक आइडिएशन होना चाहिए। कोई ऐसा प्रोडक्ट हो जो कि लोगों का पेन पॉइंट सॉल्व कर रहा हो, या उसकी नीड होनी चाहिए। मतलब कई सारे लोग ऐसे होते हैं डिजिटल प्रोडक्ट में एंटर करते हैं और फेल हो जाते हैं। उसका रीज़न ये होता है कि वो प्रोडक्ट ऐसा बनाते हैं जो यूज़फुल ही नहीं होता। तो कई सारी चीज़ें, मतलब जैसे अभी आपने स्टार्टिंग में एक बंडल का नाम लिया था, तो बंडल ऐसी चीज़ है जो बहुत ज़्यादा चलती है मार्केट में। तो और इवन कई सारे लोग होते हैं वही खरीद के फिर वही सेल करना शुरू कर देते हैं। तो हाँ, तो इट टोटली डिपेंड, मतलब अगर वो यूज़फुल है तो हमको कुछ मतलब अगर यूज़फुल ढूंढना चाहिए जो कि ऑडियंस के लिए यूज़फुल प्रोडक्ट हो, उसको फिर उसके लिए लैंडिंग पेज बनाएं, अच्छा सा क्रिएटिव बनाएं, और उसके बाद एड्स के थ्रू रन करके उसको सेल कर सकते हैं डायरेक्ट। सो मैं जब रिसर्च कर रहा था तो मैंने कई सारे देखे ऐड लाइब्रेरी में, कई सारे ऐड, इसमें क्या था कि वो किसी के कोर्स को भी सेल कर रहे हैं।
तो ये एथिकल है या फिर वो लोग किस तरीके से सेल करते हैं, एथिकल वे में कैसे रहता है? देखिए, ये इसको बेसिकली एफिलिएट मार्केटिंग भी बोलते हैं। तो कोर्सेज जो सेल करते हैं वो एफिलिएट मार्केटिंग में होता है। जैसे कि रसल ब्रांसन था, तो वो अपने कोर्स को ऐसे एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू सेल करता था। तो एफिलिएट मार्केटिंग इसको बोलेंगे, वो बेसिकली डिजिटल प्रोडक्ट तो उसको एग्जैक्टली नहीं बोलेंगे, एफिलिएट मार्केटिंग है वो। और कुछ लोग इसको सीपीए मार्केटिंग भी बोलते हैं। हालांकि वो थोड़ा सा और इससे अलग हो जाता है, वहाँ पे टारगेट मतलब पर सीपीए के बेसिस पे पैसा मिलता है, तो लोग उस तरीके से उसको करते हैं, वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है डिजिटल प्रोडक्ट से। तो मैंने देखा था कि कुछ लोग क्या बंडल सेल कर रहे हैं जिसमें कई सारे जो बड़े इन्फ्लुएंसर हैं उनके कोर्सेज होते हैं और फिर उनको टेलीग्राम पे वो रिडायरेक्ट कर देते हैं। और वो मेरे को थोड़ा फ्रॉड टाइप का लग रहा था। गॉट इट, अभी मेरे को समझ में आप क्या एग्जैक्टली बोले। हाँ, तो देखिए ये भी लोग करते हैं, बट दैट्स नॉट 100% एथिकल, और लॉन्ग टर्म में किसी को प्रॉफिट नहीं देगा। बस ये कुछ टाइम के लिए कोर्सेज होते हैं, तो लाइक बिगिनर्स के लिए मैं बहुत ज़्यादा ये सब चीज़ों को रिकमेंड नहीं करूँगा, ना मैं ये सारी चीज़ें किया हूँ। एक डिजिटल प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा होता है, जब भी वो एंटर करते हैं तो वो उसके बारे में ज़रूर सुनते हैं कि रील्स का जो बंडल होता है, तो आपके हिसाब से वो अभी के टाइम पे इतना वर्क कर रहा है या फिर ऐसा कोई कॉम्पिटिटिव डिजिटल प्रोडक्ट में जाना चाहिए? देखिए, हमको वहाँ पे मैं वही बताया कि मार्केट रिसर्च बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो जैसे अभी बीच में जैसे अभी आप ट्रेंड देखेंगे तो कुछ टाइम पहले मोटिवेशनल रील्स का बंडल बिक रहा था। अभी के टाइम पे हुक्स का बंडल बिक रहा है। तो उस तरीके से कोई व्यक्ति अगर ये बेसिकली आइडिएशन है, और इस तरह से स्ट्रॉन्ग आइडिएशन करके अच्छे से प्रेजेंट करके अगर कोई बेचे तो दिस इज द राइट अप्रोच एंड दैट ही कैन डू। यदि आपको अभी कोई डिजिटल प्रोडक्ट बिल्ड करना हो तो उसके लिए आप कैसे आइडिया लेंगे या क्या प्रोसेस होगी रिसर्च करने की? देखिए, सबसे पहले तो ऑडियंस इंटेंट जानना होता है, तो उसके लिए कुछ चीज़ें ट्रेंड में देख के पता कर लेनी होती है। कुछ चीज़ें ट्रेंड में हम देख के जान सकते हैं। इसके अलावा कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे हम फेसबुक एड लाइब्रेरी पे जाके देखें कि क्या चीज़ें चल रही हैं। इसके अलावा गूगल ट्रेंड पे जाके देख सकते हैं कि कौन सी चीज़ें लोग ज़्यादा सर्च कर रहे हैं, कहाँ पे ऑडियंस का मतलब बिहेवियर ज़्यादा अलाइन कर रहा है। तो इन सारे प्लेटफॉर्म्स का मदद लेके और अपनी सराउंडिंग्स को देख के हम आइडिएशन ले सकते हैं कि किस तरीके से या कौन सा प्रोडक्ट अच्छा चल सकता है। जैसे कि मैं पॉमिस्ट्री का प्रोडक्ट मैंने लॉन्च किया था, तो मेरा सिंपल सा यही रीज़न था कि मैंने देखा कि एस्ट्रोटॉक करके कई सारे ऐप्स हैं जो लोग मतलब पॉमिस्ट्री या एस्ट्रोलॉजी का कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं। तो मैंने उससे एक स्टेप आगे बढ़ा और मैं सीधे लोगों को पॉमिस्ट्री सिखाना ही शुरू कर दिया। तो उस आइडिएशन पे मैंने वो प्रोडक्ट को वो बनाया हमने कोर्स, और वो फिर हमने सेल करना शुरू कर दिया और स्टार्टिंग में बहुत अच्छा चला हो। तो स्टार्टिंग में जब सेल करें तो किस बजट कैसे रखना चाहिए कि कितने स्टार्टिंग में कितने रुपए का ऐड चलाना चाहिए? हाँ, या कितने ऐड सेट होने चाहिए? बजट टोटली डिपेंड करता है, मतलब व्यक्ति की कैपेसिटी के ऊपर, बट 500-800 रुपीज़ पर डे है तो भी चलेगा। दैट इज़ गुड टू स्टार्ट एंड टेस्ट। ओके, टेस्टिंग के लिए 500 to 800 रुपीज़ में कर सकते हैं। मतलब दैट्स फाइन। ओके। और अभी आपकी एजेंसी में आपकी टीम कितने लोगों की है और क्या क्या लोग हैंडल करते हैं? हम 2 को फाउंडर हैं, मतलब मैं हूँ और मेरे साथ एक और पर्सन है जो हम दोनों लोग साथ में मिलकर करते हैं। इसके अलावा अभी के टाइम पे हमारे पास एक व्यक्ति है जो एज अ फ्रीलांस प्रोजेक्ट बेसिस पे हम उसको मीडिया बाइंग का काम देते हैं। उसके अलावा हमारे पास 2-3 कॉलेज के इंटर्न्स और फ्रीलांसर्स हैं जिनको हम अलग अलग मतलब प्रोजेक्ट के बेसिस पे इस तरीके से काम देते हैं। ओके, सो आपने जैसे कोई फ्रीलांसर वो अपनी एजेंसी बिल्ड करना चाहता है तो ऐसे में सबसे पहले ज़रूरत पड़ेगी उसको टीम बिल्ड करने की। तो आपके हिसाब से क्या चीज़ आप देखते हो एक टीम मेंबर को ऐड करने से पहले और किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? हाँ, मेरी अगर मुझसे कोई ओपिनियन ले तो मेरे अनुसार ये होता है कि सबसे पहले व्यक्ति को क्लाइंट एक्विजिशन और उसके सिस्टम पे फोकस करना चाहिए। और अगर हम हाई टिकट क्लाइंट पे फोकस करते हैं, जैसे देखिए ये टोटली डिपेंड, किसी का अपना अपना मेथड होता है। मेरा मेथड क्या है कि मैं लो टिकट क्लाइंट एक्विजिशन नहीं करता हूँ, मैं हाई टिकट पे ही काम करता हूँ और मेरा टीम बहुत ज़्यादा एक्सपेंड करने की उतनी इच्छा नहीं होती है। जैसे कि अभी रिसेंट में मैं एक पर्सन से मतलब मैंने उसको देखा, उसका नाम है एंड्रू गायकवाड और ही इज़ डूइंग वेरी गुड, इंडियन पर्सन है
और इसका जितने भी इंटरनेशनल बड़े बड़े एजेंसी ओनर्स हैं उन सबसे उसका बहुत अच्छा नेटवर्क है, और वो वाइट लेवल एजेंसी चलाता है, एंड ही इज़ अ सिंगल पर्सन। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 5,000 10,000 के भी क्लाइंट एक्विजिशन करते हैं और 20-20 लोग की टीम रखे हैं। तो मैं भी मतलब मेरा फर्स्ट वाला ही विचारधारा मेरा भी है कि पहले हाई टिकट क्लाइंट पे मैं फोकस करता हूँ। टीम बिल्डिंग इज़ अ प्रोसेस, टीम बिल्डिंग में टाइम लगता है, लेकिन हाई क्वालिटी क्लाइंट को हाई क्वालिटी रिजल्ट्स देने हैं तो हायरिंग भी बहुत टॉप नॉच क्वालिटी की होनी चाहिए, और वो बहुत डिफ़िकल्ट टास्क पड़ता है हमारे लिए। तो हायरिंग जब करते हैं तो इट्स लाइक आई डोंट नो, मतलब मैं अभी तक हायरिंग में थोड़ा परेशान रहता हूँ। हायरिंग इज़ लिटरली अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क। और बेसिकली हम लोग जितने प्लेटफॉर्म हैं जैसे कि लिंक्डइन हो गया और इंटर्नशाला हो गया, इन सब से हम लोग वहाँ पे अपना जॉब पोस्ट पुट करते हैं, और वहाँ से जो एप्लीकेंट आते हैं फिर उनको हम लोग असाइनमेंट्स देते हैं, और उसके बाद हम लोग उनका इंटरव्यू 2 राउंड करके फिर हम लोग उनको हायर करते हैं। और इंटर्न्स का थोड़ा सा लीनियंट होता है क्योंकि उनको कुछ चीज़ें सिखानी भी होती हैं। तो लेकिन कोई व्यक्ति अगर फुल टाइम आ रहा है तो वहाँ पे थोड़ा हमको अच्छा प्रोसेस रखना चाहिए, क्योंकि क्लाइंट को हमको अच्छे रिजल्ट्स देने हैं, और हम सैलरी में भी निगोशिएट नहीं करते हैं, सैलरी अच्छा प्रोवाइड करेंगे। बस द थिंग इज़ कि हमको अपने क्लाइंट को सर्विसेज बहुत अच्छी देनी है। और आपने बताया कि वाइट लेवल एजेंसी वो रन करते हैं, तो आप एक्सप्लेन करो कि वाइट लेवल एजेंसी क्या होती है, कैसे काम करती है। वाइट लेवल एजेंसी बहुत सिंपल सा टर्म है कि एक एजेंसी ऐसा होता है जो दूसरे एजेंसीज के काम को ले लेते हैं। बेसिकली जैसे कि मेरी एक एजेंसी है, मेरे पास जो क्लाइंट आया मैंने वो आपको दे दिया, अब आप इसको संभालो, और सामने से क्लाइंट से डीलिंग मैं करूँगा। तो आप अगर आप इस तरीके से काम कर रहे हैं तो आपकी जो एजेंसी होगी उसको वाइट लेवल एजेंसी बोलेंगे। मतलब कि सिर्फ आपका फोकस है क्या क्लाइंट एक्विजिशन पे? वाइट लेवल एजेंसी का फोकस होता है दूसरी एजेंसीज़ को क्लाइंट बनाने का। वो इंडिविजुअल क्लाइंट नहीं ढूंढते हैं, वो एजेंसीज़ को अपना क्लाइंट बनाते हैं। और जैसे क्लाइंट एजेंसी को पे कर रहा है मान लीजिए $5,000, तो वो वाइट लेवल एजेंसी उस एजेंसी से बोलेगी कि तुमको क्लाइंट दे रहा $5,000, तो तुम मुझे $2,000 दो, मैं तुम्हें काम करके दे दूँगा और तुम क्लाइंट को वो चीज़ रिपोर्ट कर देना।